Hello there. My name is Sean McAfee. American tech mogul at the center of an international murder mystery. John McAfee. John McAfee. John McAfee. John McAfee. He built a fortune creating the antivirus software that protects millions of computers around the world. But now he's being chased by police across a tiny country in Central America. And ABC's Matt Gutman reports from Belize. John McAfee is still playing hide and seek with police despite reports that he had been captured. He's been running for almost a month, tweeting and blogging along the way. The man who created McAfee antivirus software was found dead in a jail cell in Spain. जॉन मैकेफी को कई नामों से जाना गया है। एक अजीब टेक मिलियनेयर, इंटरनेशनल भगोड़ा, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार और सस्पेक्टेड मर्डरर। जॉन मैकेफी की जिंदगी सबसे दिलचस्प और अजीब कहानियों में से एक है जो मैंने कभी सुनी है। देखिए, जॉन को कभी साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में एक बड़ा नाम माना जाता था, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कई ऐसे खतरनाक और पागल कर देने वाले मोड़ आए जिससे उनकी जिंदगी एक जाल बन गई जिसमें फियर, डाउट एंड कंट्रोवर्सी थी। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसमें पागलपन और इंटेलिजेंस का मेल था। एक ऐसा मिलियनेयर जो किसी भी कानून को तोड़ने के लिए तैयार था। चलिए तैयार हो जाइए जॉन मैकेफी की इस पागल दुनिया में कदम रखने के लिए। जॉन मैकेफी का जन्म 1945 में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही बुरा था क्योंकि उनके अल्कोहलिक फादर एंड मदर उन्हें फिजिकल अब्यूज करते थे। जब जॉन 15 साल के थे तो उनके फादर ने अपनी लाइफ खत्म कर ली। इस इंसिडेंट से जॉन गहरे सदमे में चले गए। आगे चलकर जॉन ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी और इसी दौरान वो नशे की लत में फंस गए। लेकिन जॉन को अपनी महंगी नशे की लतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाने का तरीका चाहिए था। इसीलिए जॉन ने अपना पहला छोटा बिजनेस शुरू किया, सेलिंग मैगजीन्स का। इससे उन्हें एक अच्छे सेल्समैन की स्किल सीखने का मौका मिला। लेकिन जल्द ही जॉन को एहसास हुआ कि अगर वो कानून तोड़ता है तो वो और भी ज्यादा पैसा कमा सकता है। इसीलिए उन्होंने एक और प्रोडक्ट बेचना शुरू किया जो था कोकेन। If you take enough drugs, the only way you can support your habit is to sell to others. And for many years I did. शराब और ड्रग्स के बावजूद जॉन ने बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी। ये स्किल्स उनके बहुत काम आई और कॉलेज के बाद उन्हें नासा के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज प्रोग्राम की नौकरी मिली। यहाँ उन्होंने अपोलो प्रोग्राम पर काम किया। इसके बाद वो सिलिकॉन वैली चले गए। सिलिकॉन वैली में जॉन की कंप्यूटर स्किल्स की बेहद डिमांड थी। इससे उन्हें जेरोक्स जैसी अच्छी कंपनियों में प्रोग्रामिंग की कई बड़ी जॉब्स मिली। लेकिन जॉन को अक्सर कॉर्पोरेट लाइफ बहुत बोरिंग लगती थी, इसीलिए वो हर तरह के नशे का यूज करने लगे। वो यहाँ तक कि सुबह काम पर जाते समय ड्रग्स लेते थे। हालांकि इस आदत की वजह से उन्हें आखिरकार पकड़ लिया गया और नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन ये उनकी कहानी का अंत नहीं था। उन्हें एक और नौकरी मिली और जॉन ने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। जॉन ने एक बार अपनी नौकरी पर ड्रग्स लेकर जाने का फैसला किया। शुरुआत में उन्होंने थोड़ी क्वांटिटी ली, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर उन्होंने पूरे पैकेट का ही यूज कर लिया। इसका असर इतना तेज था कि वो ये भी भूल गए कि उनकी नौकरी क्या है और उन्हें क्या करना है। ड्रग्स के असर में जॉन ऑफिस में भाग गए और जाकर एक कचरे के डिब्बे के पीछे छिप गए। जाहिर है कि इस घटना के बाद उन्हें इस नौकरी से भी निकाल दिया गया। बट लकीली जॉन को इन सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उनके दिमाग में एक नया बिजनेस आइडिया आ चुका था। उनकी जिंदगी अब एक अलग मोड़ लेने वाली थी। 1986 में IBM के पर्सनल कंप्यूटर पर पहला वायरस पाया गया। इस वायरस को ब्रेन नाम दिया गया। जॉन ने इस वायरस को समझने की कोशिश की और जल्द ही ऐसा कोड लिखा जो इसे कंप्यूटर में फैलने से रोक सके। जॉन ने केवल 1.5 दिन में ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। ये एक दिन का काम उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उस समय बहुत कम लोग कंप्यूटर वायरस के बारे में जानते थे और केवल प्रोग्रामर्स को ही इसकी ज्यादा नॉलेज थी। लेकिन जॉन ने देखा कि अगर लोग वायरस को समझने लगे तो वो डरेंगे और खुद
को बचाने के लिए इस सॉफ्टवेयर को खरीदेंगे। 1987 में जॉन ने मैकेफी एसोसिएट नाम की कंपनी शुरू की और वायरस स्कैन नाम का प्रोडक्ट बेचना शुरू किया। उन्होंने कस्टमर्स को फ्री ट्रायल दिया और कंपनियों से फुल वर्जन के लिए पैसे लिए, लेकिन जॉन को और ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वायरस के खतरे को बड़ा दिखाना पड़ा। उन्होंने न्यूज चैनलों पर इंटरव्यू दिए और अपने सेल्समैन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों को डराया। जॉन ने कहा, I see infections of small companies where every computer has become infected and the company is near collapse from financial loss. इस डर ने कंपनियों को एंटीवायरस खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। 1992 तक 100 कंपनियों में से आधे से ज्यादा के कंप्यूटर पर मैकेफी का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था। जॉन इससे करोड़ों कमा रहे थे। उसी साल जॉन को और बड़ा मौका मिला जब माइक्रोएंजेलस वायरस की खबर आई। उस समय ये कहा गया कि ये वायरस 6 मार्च को कंप्यूटर का सारा डाटा मिटा देगा। ये सुनकर लोग घबरा गए और मैकेफी का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदने लगे। हालांकि 6 मार्च को केवल 10 से 20 हजार कंप्यूटर ही इफेक्ट हुए, फिर भी मैकेफी सॉफ्टवेयर की सेल्स आसमान छू रही थी। कई लोगों ने जॉन पर वायरस के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया, लेकिन इस बीच 1993 तक मैकेफी कंपनी का एंटीवायरस मार्केट का 67% हिस्सा कैप्चर कर चुका था। कंपनी करोड़ों कमा रही थी और जॉन के पास केवल 20 एम्प्लॉयज थे। जब जॉन ने कंपनी को शेयर मार्केट में उतारा तो उनकी नेटवर्थ $80 मिलियन तक पहुंच गई। लेकिन अब इन्वेस्टर्स की कंपनी पर पावर बढ़ गई। वो इसे एक बड़ी और प्रोफेशनल कंपनी बनाना चाहते थे, लेकिन जॉन को ये मंजूर नहीं था। 2 साल के अंदर जॉन ने कंपनी के अपने सभी शेयर $100 मिलियन में बेच दिए और कंपनी से पूरी तरह अलग हो गए। यहीं से उनकी जिंदगी ने और भी अजीब मोड़ लेना शुरू कर दिया। जॉन ने जब अपनी एंटीवायरस कंपनी छोड़ दी तब वो मिलियनर बन चुका था। उनके पास इतना पैसा था कि उन्हें जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इतनी दौलत ने उनका दिमाग खराब कर दिया। जॉन हर समय अपने साथ एक गन रखने लगा और ड्रग्स का यूज तो पहले ही कर रहा था। इससे उनकी मेंटल कंडीशन और खराब हो गई और वो हमेशा डर और इनसिक्योरिटी में रहने लगा। इस डर से बचने के लिए जॉन ने स्पिरिचुअलिटी की ओर कदम रखा। सन 2000 में उन्होंने कोलोराडो में लगभग 300 एकड़ जमीन खरीदी और वहाँ एक योगा एंड मेडिटेशन सेंटर शुरू किया। जॉन ने योगा स्टूडेंट्स को फ्री में वहां रहने का इनविटेशन दिया। इसके बाद उन्होंने योगा पर कई बुक्स लिखी और उनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर बहुत स्टूडेंट्स उनके सेंटर में आने लगे। लेकिन धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि जॉन असल में एक कल्ट चला रहे हैं। इसी दौरान जॉन को एक नए खतरनाक शौक का जुनून हो गया, जिसे उन्होंने एरो ट्रैकिंग कहा। इससे वो छोटे हवाई जहाज को जमीन के पास से उड़ाते हुए ऊबड़ खाबड़ इलाकों के ऊपर से ले जाते थे। ये बेहद खतरनाक था, लेकिन जॉन को खतरनाक चीजें करना पसंद था। जल्द ही उन्होंने वेबसाइट बनाकर एंड एडवर्टीजमेंट करके दूसरों को भी इस खेल में पार्टिसिपेट करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एरो ट्रैकिंग फ्लाइट्स का ऑफर देने वाली एक कंपनी भी शुरू कर दी। लेकिन 2006 में ये शौक एक बड़ी ट्रेजेडी में बदल गया। जॉन ने अपने 22 साल के भतीजे को पायलट बनाने की ट्रेनिंग दी थी, लेकिन एक दिन उनका भतीजा अपना प्लेन एरिजोना की एक वैली में क्रैश कर बैठा, जिससे उसकी मौत हो गई। उस प्लेन में एक पैसेंजर रॉबर्ट भी था, जिसकी हादसे में जान चली गई। क्योंकि जॉन इस एरो ट्रैकिंग कंपनी का मालिक था, रॉबर्ट के परिवार ने जॉन पर $5 मिलियन का मुकदमा दायर कर दिया। उस समय जॉन के लिए $5 मिलियन देना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो इसे देना नहीं चाहते थे। जब उनके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ हो, जॉन को लगता था कि उनकी दौलत उन्हें निशाना बनाती है। इसीलिए अदालत का सामना करने की बजाय उन्होंने अमेरिका छोड़कर बलीज नाम के देश में भागने का फैसला किया, जहाँ अमेरिकी मुकदमे उन पर लागू नहीं होते। अमेरिका छोड़ने से पहले जॉन ने अपने एसेट्स को बेचने का दिखावा किया। उन्होंने न्यूज चैनलों को अपने प्लेन्स, बोट्स एंड रियल स्टेट की नीलामी कवर करने के लिए बुलाया। जॉन ने रिपोर्टर से कहा कि वो अपनी ज्यादातर दौलत खो चुके हैं। वो लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि वो बैंकरप्ट हो रहे हैं। हालांकि बाद में जॉन ने माना कि ये सब झूठ था, वो केवल मुकदमों से बचने के लिए ऐसा कर रहे थे। It's nobody's business. So the numbers that I throw out are numbers that I just randomly feel like throwing out. If the number 4 looks good today, I'll say I'm worth $4 million. You know, it's meaningless. Believe nothing I say when it comes to my work.